नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का महुआ खबर पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं आज की बड़ी खास खबर की ओर। आज बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 12वां दिन है। सदन के बाहर आज जदयू विधायक विनय चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता ने राजद का इलाज कर दिया है। सदन में तेजस्वी यादव डोलते डोलते आए थे। पैर में चोट लगने के बाद कोई आदमी डोलते डोलते नहीं आता। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कहा था कि तेजस्वी का मेडिकल जांच हो, लेकिन वो भाग गए। वहीं कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने कहा कि बिहार में शराबबंदी फैली है, फेल हो चुकी है पूरी तरीके से। विधानसभा में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है। पुलिस वालों की जांच हो जाए तो पता चल जाए कि यह शराबबंदी कितनी कारगर है। कार्रवाई के दौरान राजद विधायक आरक्षण की सीमा 85% करने की मांग को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव लेकर पहुंचे। अध्यक्ष ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद राजद विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया है और साथ ही नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए हैं, जिससे सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए बाधित रही। वहीं थोड़ी देर बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विधानसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में भी शराब की डिलीवरी हो सकती है और साथ ही ये भी कहा कि बिहार में शराबबंदी जो है वो पूरी तरीके से फेल साबित होती नजर आ रही है। और यहाँ पे एक मेन बात ये रही कि साथ ही बिहार विधानसभा के बजट सत्र का 12वां दिन है आज, और सदन के बाहर आज जदयू के विधायक विनय चौधरी ने तेजस्वी पर निशाना साधा है। तो वहीं आपको बता दें कि निशाना साधते हुए कहा कि तेजस्वी यादव डोलते डोलते सदन में आए थे। उसी के साथ कुमार सर्वजीत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। कि हम लोग मिल करके जल्दी से लागू करो, नहीं तो ये भाजपा वाले लोग अरे कैसे करें, न्यायालय चले जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री को कैसे पता होता है कि जब दलितों का कोई रिजर्वेशन की बात होती है तो ये लोग न्यायालय चले जाते हैं। इसका मतलब है भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, ये सब लोग आरक्षण विरोधी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर ये 65% रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो क्या आपने भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात किया था कि 9वीं सूची में इसको शामिल करा दीजिए ताकि गरीबों को यह 65% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए? नहीं किया। जानबूझ करके बिहार में दलितों को, पिछड़ों को मरने के लिए इन लोगों ने ठगने के लिए 65% रिजर्वेशन का नारा दिया और इन लोगों को पता था यह मामला लोग न्यायालय में ले जाएंगे, यह लंबित रहेगा। क्योंकि सरकार कभी भी कोई अच्छे वकील से गरीबों की जो मुकदमा होते हैं वो लड़ना पसंद नहीं करती। तो वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश कुमार जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बिहार विधानसभा बजट का जो है वो 12वां दिन है और इसी को लेकर के विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आखिर पूरा मामला क्या है? बिल्कुल सपना, आज जो है सो सदन का जो है बजट सत्र है और बजट सत्र का आज जो है 12वां दिन था और उसके लेकर के सदन के अंदर सुबह से ही काफी गहमागहमी थी। ये चूंकि सत्ता पक्ष जो है सो लगातार अंदर में जो बैठे हुए थे, लेकिन पक्ष जो है सो कई मुद्दों को लेकर के बाहर में, चूंकि सदन के बाहर में जो है वो जो ये सदन के कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे थे, उनकी कई डिमांडें थी। एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण थी कि सरकार के अंदर, पहले तो सरकार के बाहर के लोग जो है वो शराबबंदी कानून का ये लगातार विरोध करते रहे। अब जो है सो सत्ता पक्ष के अंदर जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा से, आरएलएम से, क्योंकि पार्टी है आनंद माधव, उन्होंने साफ तौर से जो सवाल उठाया और ये कहा कि इस जो शराबबंदी कानून है उसमें फिर से संशोधन करने की
बात कही। दूसरी तरफ आपको बताऊं सपना कि एक तरफ पहले जो है इस बात का विरोध केवल और केवल जीतन राम मांझी क्या करते थे, अब जो है सो सरकार के अंदर इस सवाल को उठाया जा रहा है कि अब उसमें जो ये शराबबंदी कानून है उसका जो ये प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में संशोधन करने की जरूरत है। क्योंकि पहले क्या था कि अगर किसी भी घर में शराब पकड़ा जाएगा तो उस घर को सील कर दिया जाएगा, ये था। लेकिन उसके बाद जब फिर संशोधन हुआ तो अब ये हुआ कि नहीं, अगर शराब पीते हुए किसी भी घर में पकड़े जाएंगे तो वो व्यक्ति जो होगा उसको जो है सो ये जांच की जाएगी और अगर ये तय हो जाएगा कि उसने शराब पिया है तो फिर उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन पहले के बाद जो है सो अब जो है वो घर सील नहीं किया जाएगा, तो उसमें संशोधन हुआ। फिर उसके बाद से जो है वो सत्ता पक्ष के विधायक ने भी फिर जो है सदन के अंदर ये सवाल को उठाया कि नहीं, अब जो है उसमें फिर से संशोधन करने की जरूरत है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं जो थोड़ा बहुत पीते हैं, आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी ने कहा था कि मांझी परिवार से जो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब गुरुआ हैं, जो मुसहर जाति के लोग हैं, जो बाहर में काम करते हैं, वो शाम में दवा के रूप में थोड़ा सा चूंकि पी लेते हैं। तो हम लोगों ने एक बार ये खबर भी उस पर ये बनाई थी कि हुई महंगी बहुत ही शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो। तो उसके पर जो है जो ये दूसरी तरफ ये है कि आज सदन के अंदर कई मुद्दों को लेकर के जो है गहमागहमी हुआ और चूंकि और विपक्ष जो है सो ये लगातार उसका विरोध करता रहा। दूसरी तरफ है कि 65% आरक्षण को लेकर के जो है आज सदन में वॉकआउट किया विपक्ष के लोगों ने और कहा कि जो है 65% जो आरक्षण है उसको बढ़ाई जाए। मतलब उसमें जो है दलित है, उसमें ये जो अल्पसंख्यक है, जिसमें ये जो अति पिछड़ा है उसमें ये पिछड़ा है, जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति, तमाम जो जातियों के लेकर के आरक्षण की जो ये बातें थी उसको ये कहा गया कि 9वीं सूची में इसको शामिल किया जाए। तो इसी बात को लेकर के आज सदन का विरोध किया विपक्ष। सपना ठीक है, तो पहले तो कई बार ऐसा हुआ है कि चलते सदन को स्थगित करवा दिया गया और आज जो है वो विपक्ष ने आरक्षण को लेकर वॉकआउट भी कर दिया। तो वहीं अगर देखा जाए तो जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें इलाज कराने की जरूरत है। इस पे किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया राजद की तरफ से अब तक? बिल्कुल सपना, देखिए उसमें जब हमने ये आरजेडी के विधायकों से पूछा कि वो लड़खड़ाते हुए आए थे, क्योंकि विजय चौधरी ने इस बात को कहा कि वो जो है सदन के अंदर, लेकिन उसमें साफ तौर से आरजेडी के विधायक ने एकदम उनकी बातों को खारिज करते हुए कहा कि ये सबको पता है कि उनके पैर के नाखून उधर गए हुए थे, उनके नाखून जो है वो ये किसी तरीके से उसमें प्रॉब्लम था, उनमें इन्फेक्शन हो गया था, जिसके चलते वो पैर से पूरे तरीके से पैर को रख नहीं पा रहे थे, इसलिए वो जो है वो लड़खड़ा रहे थे। वो चूंकि शराब पी करके नहीं आए थे। लेकिन ये दूसरी बात है कि ये आरजेडी के भी लोगों ने कई ये चीजों को हम लोगों ने ये पूछना चाहा कि एक तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव पर ये सवाल खड़ा किए गए, उन्होंने कहा कि ये सवाल ही उनका बेबुनियाद था, उसमें से कहीं कोई दो मतें नहीं, चूंकि लगातार तेजस्वी यादव जो है इतनी बार सदन में आए हैं और वो कभी भी शराब पी करके नहीं आए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो जो ये लड़खड़ा करके आए तो लड़खड़ाने की बातों पर उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनके पैर के नाखून में प्रॉब्लम था। तीसरी बात थी कि जिस चीजों को लेकर के सदन में कल से और आज तक लगातार इस बात का हंगामा हुआ, एक तो नीट वाला मामला था कि नीट छात्रा के साथ जो ये मौत का मामला हुआ उसमें जो है उसके परिवार के लोगों पे लगातार धमकी दी जा रही है। तो इन तमाम चीजों को जो है ये विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। सपना ठीक है, तो वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन ने जो बिहार में शराबबंदी है उसे लेकर यह कहा है कि शराबबंदी फेल है, और दूसरा जो उन्होंने बयान दिया वो ये भी दिया है कि विधानसभा में अब शराब डिलीवरी हो सकती है। तो इसको लेकर के सत्ता पक्ष से किसी भी तरीके का अभी तक प्रतिक्रिया आया है? बिल्कुल, देखिए ये जिस समय शराबबंदी कानून 2016 में लागू हुआ उसके बाद से बहुत सख्ती की गई थी। उस बीच में विपक्ष हो ये विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता रहा और विपक्ष इस बात को कहता रहा कि इसमें संशोधन की जरूरत है। फिर चूंकि सरकार ने उस पर कई चीजों पे संशोधन किया, लेकिन कांग्रेस के विधायक ने जिस तरीके से कहा कि ये डिलीवरी यहाँ तक हो सकती है, देखिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बिहार में शराब जो है वो नहीं बिक रही है, शराब बिक रही है। अगर शराब नहीं बिक रही होगी तो जो सीमा का इलाका है,
जो ये बिहार का जो सीमांकन का जो इलाका है, जैसे कि अगर मान लीजिए कि झारखंड है तो ये जो इधर से बंगाल है, तो बंगाल का जो सीमा इलाका है जहां से ये शराब का खेप आता है, उस चीजों को लेकर के उसने सवाल खड़ा किया कि अब जो है पहले घर तक ये शराब नहीं पहुंचते थे, अब जो है होम डिलीवरी हो रहा है। उसी को लेकर के कांग्रेस के विधायक ने इस पर सवाल खड़ा किया। सपना, तो आगे अब जो विधानसभा है, सदन जो चलेगा, उसमें फिर से यही आरक्षण का मुद्दा उठेगा या फिर विपक्ष किसी और मुद्दे को उठाने की अब कोशिश करेगी? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है कि अब जो है सो केवल उसी मुद्दे को लेकर के सदन को घेरने की कोशिश होगी, लेकिन अब जो है अब ये 2 बजे के बाद चूंकि सदन ये चलना शुरू होगा और उसके बाद कई चूंकि अहम जो मुद्दे हैं, जो ये डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, कि जो विकास के मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों पर जो है सो अब ये जो सदन ये चलेगा। और उसके लेकर के जो है आईपी गुप्ता से भी हमारी बातचीत हुई। आईपी गुप्ता भी ने ये कहा कि सदन अंदर में बहुत शांति तरीके से चल रहा है और कई जो अहम मुद्दे हैं उस पर भी जो है वो चूंकि सवाल हो रहा है और उसके लेकर के कई नियम जो है वो बनाए जाएंगे। जब नियम पारित हो जाएगी, जब कानून बन जाएगा, फिर जो है सो इसकी सूचना तमाम पत्रकारों को दे दी जाएगी। अपना ठीक है, तो क्योंकि बिहार विधानसभा के बजट का आज 12वां दिन हो चुका है और लगातार देखा जा रहा है कि विपक्ष किसी ना किसी मुद्दे को लेकर स्थगित करती जा रही है, तो क्या विपक्ष किसी भी तरीके के नतीजे पे पहुंचना ही नहीं चाहते या उनके पास एक मुद्दा बन चुका है कि हमें स्थगित ही करवाना है? बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सवाल किया, देखिए सपना, ये विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है सदन चलाने के अंदर, और सदन जो है वो बिना विपक्ष का नहीं चलता है। और चूंकि सत्ता पक्ष इस बात को कह रही है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, चूंकि संख्या बल भी कम है, और विपक्ष जो है बेबुनियाद तरीकों की बातों को ये जो करता है, और सत्ता पक्ष ये इस बात को लगातार कह रहा है कि मुकेश जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ठीक से। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बताएं। ये क्योंकि सदन के अंदर जो है वो विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, और अगर सदन चलाने के लिए सदन में किसी भी प्रस्ताव को पारित किए जाने को लेकर के तो उसमें विपक्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। सत्ता पक्ष इस बात को लगातार कह रहा है कि विपक्ष के पास कोई जो है मुद्दा नहीं है, किसी भी तरीके के मुद्दे को लेकर के सदन को उलझाना चाह रहे हैं, और क्योंकि संख्या बल भी काफी इनका कम है। क्योंकि जब आपको याद होगा 2025 के में जो है जब चूंकि संख्या बल काफी था, जब चूंकि विपक्ष के पास में 76 चूंकि ये फिर विधायक हुआ करते थे, ये उसके बाद ये कांग्रेस के करीब 16 ये विधायक हुआ करते थे, तो संख्या बल उस समय काफी अधिक था और उस समय चर्चाएं परिचर्चाएं काफी होती थी। लेकिन अब जो है संख्या बल काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद जो है सो सदन के अंदर विपक्ष जो है वो लगातार मजबूती से खड़ा होता है, अपनी बातों को जरूर ये पटल पे रखता है और सत्ता पक्ष जो है उनके सवालों का जवाब देता है। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए रुक कर लेते हैं इसी के साथ अगली खास खबर की ओर। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने साफ कहा कि पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी और मीडिया में चल रही गठबंधन की खबरें पूरी तरीके से फर्जी और साजिश का हिस्सा है। हाल के दिनों में एआईएमआईएम और असदुद्दीन ओवैसी के साथ संभावित गठबंधन की अटकलें थी, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी गठबंधन को लेकर संकेत दिए थे कि जिन्हें मायावती ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बसपा को नुकसान होता है और 2007 की तरह इस बार भी पार्टी पूर्ण बहुमत के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। मायावती ने सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी दावों और एआई के जरिए बनाई गई भ्रामक बयानबाजी पर भी चिंता जताई है। टाइप 8 बंगले को लेकर उठे सवालों पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा कारणों से पहले आवास स्वीकार नहीं किया गया था।
1995 के लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने विशेष सुरक्षा की जरूरत दोहराते हुए और विपक्षी दलों पर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बीएसपी सुप्रीमो जो मायावती है, उन्होंने और क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनाते हैं। अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के मौके पर लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है। और इसलिए बीएसपी के लोग अपने 2027 के मिशन में अकेले ही पूरे तो इसी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ दीपक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जानना चाहेंगे दीपक जी कि मायावती ने अभी ऐलान किया है कि 2027 का जो चुनाव है उनकी पार्टी अकेले ही लड़ेगी, किसी गठबंधन के साथ नहीं लड़ेगी, तो क्या ये ऑफिशियली तौर पर इन्होंने अनाउंस कर दिया है? बिल्कुल, ये ऑफिशियल अनाउंस ही माना जाएगा, लेकिन अभी भी 1 साल का समय है यूपी में जो चुनाव है इसको लेकर के, तो परिस्थितियां सियासत में कभी भी बदल सकती है, कयास कभी भी कुछ भी लगाए जा सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मायावती ने जिस तरह से अभी इस अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि अखिलेश हो चाहे AIMIM हो या फिर और कोई पार्टी हो, उनके से पीछे की वजह की अगर हम बात करें 2007 से लेकर के और 2027 के इलेक्शन तक बीएसपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। कभी ये बहुमत में सरकार बनाती थी और अब एक सीट पे सिमट गई है बीएसपी, तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये पार्टी कहां जा रही है। जो बीएसपी का वोट बैंक था वो खिसक करके बीजेपी के साथ चला आया है। और अब सोशल इंजीनियरिंग का जो फार्मूला 2007 में बीएसपी ने उठाया था, ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर के आने का, मुसलमानों को अपने साथ लेकर के आने का और जो दलित है उनको अपने साथ लेकर के चलने का, उसको फिर से 27 के इलेक्शन में बीएसपी लेकर के आने जा रही है। और यही कारण है कि आकाश आनंद को उन्होंने फिर से जो है एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, सिद्धार्थ आनंद जो उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही नौशाद अली जो बीएसपी के बड़े नेता, उनको यूपी के कई बड़े जो प्रमुख मंडल है वहां की उनको जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि मायावती को पता है 27 में अगर स्थितियां नहीं बदली, अगर उनकी पार्टी फिर से यूपी में रिवाइव नहीं हुई तो पार्टी का अस्तित्व भी खत्म हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे बीएसपी का जो जनाधार है वो काफी नीचे आ रहा है। और यही कारण है कि मायावती को अब ये गठबंधन को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है अगर वो होता है यूपी में तो निश्चित रूप से त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे मानी जाएगी। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और मैदान भी मैदान में आएगी, तो जो चुनाव है वो रोचक होगा। और सीटों का यहाँ पे जिस तरह से बीएसपी आगे बढ़ रही है, जिस तरह से बीएसपी अपने वोट बैंक को सहेजने की कोशिश कर रही है, इजाफा भी हो सकता है सब। ठीक है, तो जैसा कि इन्होंने अभी ऐलान किया है कि 2027 में इनकी पार्टी अकेले ही मैदान में उतरेगी और साथ ही ये भी कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के साथ भी कोई गठबंधन नहीं करेगी, तो ये इनका कोई आपसी मतभेद चल रहा है या फिर देखा जाए तो बीएसपी सुप्रीमो ने कोई अलग रणनीति बनाई है चुनाव लड़ने की? देखिए, अगर हम 93 की बात करते हैं, 93 में पहली बार समाजवादी पार्टी के साथ मायावती ने, बीएसपी ने गठबंधन किया था और उस समय एक नारा चलता था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, यानी कि बीजेपी को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश थी। 93 में किया और 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने साथ में मिलकर के यूपी में चुनाव लड़ा था। देखिए, गठबंधन जब जब बीएसपी का किसी पार्टी के साथ हुआ है, नुकसान हमेशा बीएसपी को झेलना पड़ा। चाहे हम लोकसभा चुनाव की बात करें, जब कांग्रेस के साथ उन्होंने गठबंधन किया, या विधानसभा चुनाव की बात करें, तो गठबंधन में सीटों का जो आंकड़ा है वो लगातार गिरता जा रहा है। यही कारण है कि 2007 में जिस तरह से काफी आक्रामक तरीके से बीएसपी ने चुनाव लड़ा था, सोशल इंजीनियरिंग का जो उनका फार्मूला था, उस फार्मूले के आधार पर यूपी में एक अच्छी जीत उन्होंने दर्ज की थी। उसी फार्मूले को फिर से अब यूपी में लाने के लिए अब एक बार फिर से तैयारी कर रही है मायावती। और यही कारण है कि नए जो चेहरे हैं, जो युवा है बीएसपी के, उनको आगे करके इस बार 2027 में अपनी जीत सुनिश्चित करने की बात उठा रही है। और इनका जो गठबंधन नहीं करने का जो फार्मूला वो सिर्फ इसीलिए है कि गठबंधन जिस भी पार्टी के साथ बीएसपी का होता है, फायदा उस पार्टी उठा ले जाती है और बीएसपी के वोट बैंक जो उनके पुराने वोट बैंक कहे जाते हैं वो खिसा करके कहीं और चले जाते हैं। यही कारण है कि मायावती को अब आगे आकर के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ा
कि वो समाजवादी पार्टी के साथ भी नहीं जा रही है, ना तो AIMIM के साथ जा रही है। अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी यूपी में और 27 का जो किला है वो फतह करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब इन्होंने बयान दिया तो इसके साथ एक और बयान इनका सामने आया था जिसमें इन्होंने कहा सुप्रीमो ने कि मीडिया पर फैलाए जा रहे फर्जी दावों और AI के जो इसके जरिए भ्रामक बयानबाजी फैलाई जा रही थी उसको लेकर के उन्होंने जो कहा था वो आखिर मामला क्या था, इसे विस्तार से बताएं। देखिए, ये कयास जो लगातार लगाए जा रहे हैं, अभी हमने देखा 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने जब उससे सवाल पूछा गया कि क्या BSP से उनके गठबंधन की संभावना उनकी पार्टी की, तो अखिलेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि संभावनाएं हमेशा खुली रहती हैं। और मायावती को लेकर उन्होंने कहा कि काफी पुरानी लीडर है, काफी सीनियर है और उनका सम्मान करते। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो अखिलेश ने दिखाया उसको लेकर के तमाम जो चैनल्स है, तमाम जो पेपर है, वो ये कयास लगाने लगे कि हो सकता है कि 27 के चुनाव में 19 का जो समीकरण था वो फिर से दोहराया जाएगा। यही कारण है कि मायावती ने खासतौर पर मीडिया पर टारगेट किया और कहा कि ये भ्रामक खबरें हैं और इनको ये पता है कि अगर इस तरह की खबरें लगातार 27 के पहले आएंगी तो इनका जो वोट बैंक है, जो दलित वोट बैंक माना जाता है, वो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है। अगर सोशल मीडिया के मार्फत अगर उन तक ये खबरें पहुंचती हैं तो इनके वोट बैंक में नुकसान हो सकता है। यही कारण है कि इन्होंने गठबंधन की संभावना को पूरी तरह से इनकारा है और साथ ये भी कहा है कि जो कयासबाजियां चल रही है मीडिया में वो भी गलत है और इसको नहीं होना चाहिए। BSP एक बार फिर से पूरी तैयारी के साथ मैदान में आ रही है और यही कारण है कि मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ पे उतरी है। जी सपना, तो जैसा कि आपने बताया कि BSP जो है वो नई तैयारियों के साथ आ रही है, तो क्या इस बार नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल नए चेहरे और जिस तरह से अपने भतीजे को, आकाश आनंद को, जिस तरह से मायावती इस चुनाव में, खासतौर पर यूपी के चुनाव में आगे ला रही है, यूथ विंग का गठन हो रहा है, समाजवादी पार्टी की तरह, BJP की तरह वहां पे भी कार्यकर्ताओं के जितने यूपी के 403 विधानसभा है वहां पे कार्यकर्ताओं के लिए अभी से रणनीति बनाई जा रही है। खासतौर पे जो मुस्लिम लीडर है, BSP के पता है दलित और मुस्लिम अगर उत्तर प्रदेश उनके साथ जुड़ जाते हैं तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इन्हीं दो और खासतौर पर ब्राह्मण, अभी आपने देखा होगा BJP में जिस तरह से 49 विधायकों ने एक बैठक की थी कुछ दिनों पहले ब्राह्मणों ने, और ये माना गया था कि ये ब्राह्मण एकजुट होकर के अपनी रणनीति बना सकते हैं। तो उसमें भी मायावती ने पहली बार कमेंट किया था BJP के खिलाफ। हालांकि इसके पहले मायावती BJP के किसी भी कार्यक्रमों को लेकर के, किसी भी बातों को लेकर के बहुत स्पष्ट टिप्पणी नहीं करती थी, लेकिन पहली बार वहां पे उन्होंने टिप्पणी किया। ये गलत है, ब्राह्मणों को लेकर के जो कयासबाजियां चल रही थी, बजट को लेकर के मायावती ने अपनी जो टिप्पणी की है, अभी तक ये भी कयासबाजियां चल रही है कि BJP के प्रति उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है, BJP की B टीम भी उनको दूसरी पार्टियां कहती थी, लेकिन मायावती अब खुल करके BJP के विरोध में, BJP के जो भी नीतियां उसके विरोध में सामने आ रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब वो एक बार फिर आक्रामक तरीके से इस बार चुनाव में उतरने जा रही हैं और अपने भतीजे के साथ, अपने जो नए चेहरे हैं BSP में, उसके साथ चुनाव में BSP एक बार फिर से एंट्री करने जा रही है। ठीक है, तो यानी कि तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2007 में चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था, उसी तरीके से 2027 में भी वो अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है, किसी भी गठबंधन के परे। ठीक है दीपक जी, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहे महुआ खबर। नमस्कार।